हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास टुडे। आज हम लोग जो पहले विगत में कर रहे थे उसी को आगे करेंगे। हम लोग पार्सन्स के द्वारा समाज संरचनात्मक प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसके ऊपर ही मैं आप लोगों से बात करती रही हूँ। पार्सन्स मेरे एक प्रिय लेखकों में, एक प्रिय विचारकों में से एक हैं और जब भी हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं, सोशल एक्शन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच की बात करते हैं तो पार्सन्स को थोड़ा गहराई से समझ लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्सन्स के बारे में एक मिथ है, एक धारणा है लोगों की अंदर कि पार्सन्स ने जो कुछ भी लिखा है वो एक बहुत कठिन शब्दों में लिखा है, जार्गन्स बहुत यूज़ किए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यदि हम पार्सन्स को नहीं भी समझ पाते हैं तो हम लोग सोशलॉजिकल थियोरी को समझने में कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। इसलिए अगर हम पार्सन्स थोड़ा लंबा भी समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए हर दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। पार्सन्स जब भी समाजशास्त्र में किसी भी सिद्धांत की चर्चा करते हैं, किसी भी विषय के बारे में बात करते हैं तो पार्सन्स के समस्त समाजशास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या में सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा उनके मूल में हमें दिखाई देती है। बिना सामाजिक व्यवस्था की बात करे हुए वे कहीं पर भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं करते हैं। पार्सन्स ने जब सामाजिक क्रिया की एक जनरल थियोरी हमारे को समझाने का प्रयास किया था तो उसके अंतर्गत भी, जैसे कि पूर्व में मैंने आपको बताया कि उन्होंने 4 व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है और वे 4 व्यवस्थाएं कौन सी थी, मैंने आपको अपने पिछले व्याख्यान में आपको बताया कि ये 4 व्यवस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और व्यक्तित्व व्यवस्था है जिसको हम पर्सनालिटी सिस्टम कहते हैं, और इसके अलावा इन्होंने व्यवहारिक सावयवी व्यवस्था की भी चर्चा की है। और जब पार्सन सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है। उनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था में हरदम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक से अधिक कर्ता होते हैं, यानी एक्टर, व्यक्ति की संख्या जो है एक से अधिक होनी बहुत जरूरी है। और वो जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भी हम व्यक्तियों की बात करते हैं कर्ता के रूप में तो कर्ता के लिए एक से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है, जिसे हम ईगो और ऑल्टर कहते हैं। तो पार्सन्स ने कहा सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि उसके अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत एक से अधिक कर्ता का होना आवश्यक है। एक से अधिक कर्ता 2 भी हो सकते हैं और हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी सिचुएशन, परिस्थिति होनी चाहिए जिसके अंतर्गत ही अंतः क्रिया की जा सकती है। पार्सन्स ये मानते हैं कि अंतः क्रिया कभी भी किसी शून्य में नहीं होती है, उसके लिए कोई ना कोई सोशल सिचुएशन का होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अंतः क्रिया करने के लिए सिचुएशन का होना जरूरी है और इसके साथ साथ हमारे को उत्प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा उद्देश्य होना बहुत जरूरी है जिससे हमें सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हो, जिससे हमें स्वयं को एक संतुष्टि की भी प्राप्ति हो। इसके अलावा इन्होंने कहा कर्ता का परिस्थिति से जो संबंध है वह सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा ही निर्धारित होता है, यानी समाज के जो मूल्य और मानदंड है वही हमारा परिस्थिति के साथ में हमारे संबंधों को स्थापित करता है। तो यहाँ पर पार्सन्स जब सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो ये कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इन चारों का सम्मिश्रण होकर ही समाज का निर्माण होता है। पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि पार्सन्स ही मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक क्रिया की जब बात करते हैं तो वो ह्यूमन बायोलॉजी की बात, मनुष्य के शरीर की बात भी करते हैं। और हमने ये भी देखा कि बाद में जाकर पार्सन्स का रुझान सोशो बायोलॉजी की तरफ भी हो गया था। तो पार्सन्स जब भी सामाजिक क्रिया को समझाने का प्रयास करते हैं तो वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी लेते हैं, मानव के शरीर को भी लेते हैं। और मानव शरीर की जब बात आती है तो उसके अंदर, मनुष्य के अंदर जो मोटर हैबिट्स होते हैं उनकी भी बात करते हैं और इच्छाओं की, अर्जेस की जो बात होती है उन अर्जेस की भी बात करते हैं। लेकिन वो उसके बात करते वक्त ये भी इस बात को ध्यान में रखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि समाज की संरचना के लिए, समाज के निर्माण के लिए केवल
मनुष्य का बायोलॉजिकल बीम या उसका जैविकीय शरीर जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैविकीय इच्छाएं हैं, लेकिन उन जैविकीय इच्छाओं को पूरा करने के लिए समाज के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियम को हम कल्चरल सिस्टम या सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा देखते हैं, जिनके अंदर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं। उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए उन्हीं की सहायता से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जब वो बायोलॉजिकल बीइंग की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल बीइंग के साथ साथ वो कल्चरल सिस्टम की भी बात करते हैं। बिना कल्चरल सिस्टम के मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पार्सन्स एक और तो सोशल सिस्टम की बात करते हैं, तो दूसरी ओर वो कल्चरल सिस्टम की बात करते हैं, वो पर्सनालिटी की बात करते हैं और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। जब आप पर्सनालिटी की बात करते हैं तो आप आगे विस्तार से देखेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो मूल्य और मानदंड हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उसे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये चारों मिलकर ही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। और पार्सन्स अपने पूरी अध्ययन के अंतर्गत ये कहते हैं कि जब भी हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाजीकरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। बिना समाजीकरण के हमारा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। हम कल्चरल सिस्टम जो है, जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, उनके से हमारा कोई परिचय नहीं हो सकता। और जब हम उनसे परिचित नहीं होंगे तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। तो समाज की व्यवस्था को, जो कि सामाजिक व्यवस्था, बार बार पार्सन्स अपने सभी कार्यों के अंदर सामाजिक व्यवस्था पर जो जोर देते हैं, तो बताते हैं कि चारों व्यवस्थाएं कैसे कार्य करती हैं। उसके लिए आपको इन चारों तत्वों को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और पार्सन्स कहते हैं ये चारों तत्व मिलकर ही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से आप जब देखेंगे पार्सन्स एक्शन स्कीमा भी देते हैं। पार्सन्स समझाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है। और पार्सन्स के एक्शन स्कीमा को यदि हमें समझना है तो मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताया कि किसी भी सामाजिक क्रिया को करने की जो योजना होती है उनमें 4 चीज़ों का होना जरूरी है। पहला एक्टर, जिसको हमने कर्ता कहा है। दूसरा उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। तीसरा सिचुएशन का होना बहुत जरूरी है। परिस्थिति का होना बहुत जरूरी है। और परिस्थिति का मतलब मीन्स एंड कंडीशंस है। मीन्स का मतलब हमारे को कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और आपकी स्वयं की कौन सी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो आपको अपने गोल को प्राप्त करने में सहयोग कर रही हैं या असहयोग कर रही हैं। ये दोनों मिलकर सिचुएशन का निर्माण करती हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स, यानी समाज के अंदर जो पाए जाने वाले हमारे सामाजिक मानदंड हैं उनको भी पार्सन्स ने बहुत अधिक महत्व दिया है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आप ही का उदाहरण लेकर दूँ, नंबर 1 जो है वो एक्टर है, करता है, वो मेरे विद्यार्थी हैं, आप लोग हैं। वो उस उदाहरण के लिए आप एक्टर हैं और आपका उद्देश्य क्या है? आप एमए की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपका मूल उद्देश्य है। अब आपके पास में समय भी है, आपके पास में दिमाग भी है, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और लेकिन आप मतलब समय भी है, थोड़ा बहुत आपके पास में चूँकि अब आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास में स्मार्टफोन भी है, तो मीन्स आपके अनुकूल हैं, आपके पास वो सारे साधन उपलब्ध हैं जिसके द्वारा आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस आपके किस तरह की हैं? क्या आपके पास में उतना समय है? क्या आप महाविद्यालय आ सकते हैं क्या? तो हमने कहा अभी सोशल कंडीशंस के साथ साथ हमारी बायोलॉजिकल कंडीशंस हमारे अनुकूल नहीं है। कोरोना वायरस फैला हुआ है जिसके कारण हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त हम रेफरेंस बुक्स के लिए लाइब्रेरी नहीं जा सकते, ये हमारी लिमिटेशंस हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यदि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो हमें परीक्षा तो उत्तीर्ण करनी ही पड़ेगी। परीक्षा उत्तीर्ण करे बिना हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। परीक्षा उत्तीर्ण करने का मतलब नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड क्या है? नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड यह है कि यदि आपको अपना लक्ष्य यानी एमए फाइनल करना है तो आपको अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन मूल्यों को मानना ही पड़ेगा, और वो है परीक्षा को देना। तो इसी चारों चीजें मिलकर एक्टर, गोल,
मीन्स एंड कंडीशन जिसको हम सिचुएशन कहते हैं और नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स, ये चारों मिलकर पार्सन्स का एक्शन स्कीमा का निर्माण करते हैं। और पार्सन्स कहते हैं कि इसी के द्वारा व्यक्ति अपने क्रिया कर कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। पार्सन्स कहते हैं कि इन सब के माध्यम से यदि देखें, अगर कर्ता नियमों की अवहेलना करता है तो वह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और नियम व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं होते, समाज के द्वारा निर्मित होते हैं। तो व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। समाज के द्वारा बनाए गए जो मानदंड हैं उनकी पूर्ति करना उसके लिए अनिवार्य है, और उसकी पूर्ति करने के द्वारा ही वह अपने गोल को परस्यू कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्सन्स जो कल्चरल सिस्टम की बात करते हैं, जिसको हमने सांस्कृतिक व्यवस्था कहा है, तो पार्सन्स वो सांस्कृतिक व्यवस्था में उन वैधानिक साधनों की भी बात करते हैं जिनको हमने मूल्य कहा है, मानदंड कहा है, और उन्हीं के आधार पर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार पार्सन्स जब भी सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इन चारे सामाजिक व्यवस्था के अंदर यह समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है कि समाज का संरचनात्मक स्वरूप कैसा है, समाज की संरचना कैसे बनती है, तो पार्सन्स सबसे पहले तो इन चार व्यवस्थाओं की बात करते हैं जिसका कि उल्लेख हमने अभी किया था। उसके बाद फिर वो बात करते हैं एक्शन स्कीमा की, ये एक्टर समाज के अंदर रहकर करता किस प्रकार से अपनी क्रिया को करता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ठीक से समझिए और इसको बार बार सुनिए और आपको समझ में आएगा। और आप स्वयं अलग अलग उदाहरण अपने आप बनाइए और देखिए क्या आपको पार्सन्स का एक्शन स्कीमा समझ में आया या नहीं आया। बहुत सरल है। कल हम करेंगे पार्सन्स का द पैटर्न वेरिएबल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी को समझते हुए हम आगे जाकर एजिल को समझ पाएंगे। एजिल भी पार्सन्स के द्वारा दिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है जिसके आधार पर हम सामाजिक संरचना को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डे टुडे। थैंक यू।